बेटा आपको लास्ट लेक्चर में कोई डाउट पूछना है तो पूछिए। लास्ट लेक्चर में कोई डाउट पूछना है तो पूछिए, या कोई वैसे आपको जनरल डाउट है किसी टॉपिक में? क्वेश्चन है कि मैम मैंने क्वेश्चंस लिखे हैं। हाँ बोलो बेटा, शिफाली बोल बेटा क्वेश्चन। मैम 2 मिनट्स। Rajiv and Savita were married in 1973. In 1983, Savita filed a divorce for divorce on the grounds of cruelty. Rajiv, in written statement, had leveled very serious allegation of adultery. Subsequently, Rajiv withdrew allegations of adultery by amending written statement. The trial court held that allegations revealed by Savita were instances of ordinary wear and tear of life, but the trial court further held that wild allegations of adultery made by Rajiv in his written statements are sufficient to establish cruelty. The marriage was dissolved by a decree of divorce. The trial court, however, did not take notice of withdrawal of allegations of adultery by Rajiv against Savita. Do you support the decision of the trial court? Answer with reasons. क्वेश्चन क्लियर है? बताइए मैम मैं ग्रुप में भेज दूं अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम है किसी को। हाँ बेटा ग्रुप में सेंड कर दो, ग्रुप में सेंड कर दो बेटा। अगर उसने एडल्टरी के एलिगेशंस वापस ले लिए हैं तो वो कॉन्डोनेशन भी हो सकती है। नहीं, क्यों कॉन्डोनेशन की होगी? कॉन्डोनेशन की तो बात है आपकी पिटीशन फाइल होने से पहले। अगर पिटीशन फाइल होगी उसके बाद क्या कॉन्डोनेशन होगी? ऑलरेडी जब आपका मैरिटल रिलेशनशिप कोर्ट में एट स्टेक है, आप पिटीशन ऑफ डाइवोर्स फाइल कर रहे हैं, फिर कॉन्डोनेशन कहाँ से होगी? ये तो पिटीशन फाइल होने से पहले का वो है। बेटा क्वेश्चन को हम फिर से एक बार रेफर कर रहे हैं। यस, क्वेश्चन है राजीव and Savita were married in 1973. In 1983, Savita filed petition for divorce on the ground of cruelty. Rajiv, in written statement, had leveled very serious allegations of adultery. Subsequently, Rajiv withdrew allegations of adultery by amending written statement. The trial court held that allegation revealed by Savita were instances of ordinary wear and tear of life. But the trial court further held that wild allegations of adultery made by Rajiv in his written statement are sufficient to establish cruelty. The marriage was dissolved. The trial court, however, did not take notice of withdrawal of allegation of adultery by Rajiv against Savita. Do you support decision of the trial court? Answer with reasons. ये हम ऑलरेडी हम कर चुके हैं जब हमने क्रुएल्टी का क्वेश्चन किया था बेटा। ये हम ऑलरेडी इश्यू को डील कर चुके हैं जब हमने क्रुएलिटी का क्वेश्चन किया था। इस केस के फैक्ट्स थोड़े बहुत चेंज कर दो तो एक ये डिसाइडेड केस के फैक्ट्स बन जाते हैं। हाँ जी, कोई बताएगा प्लीज इसका आंसर? हाँ जी, व्हाट इज द टेस्ट ऑफ क्रुएलिटी? टेस्ट क्या है क्रुएलिटी का? एक्ट और कंडक्ट ऑन द पार्ट ऑफ द रिस्पोंडेंट एंड इट्स इफेक्ट ऑन द पिटिशनर। हाँ जी, इस केस में व्हाट इज द एक्ट ऑन द पार्ट ऑफ द हस्बैंड? वाइल्ड एलिगेशन ऑफ, कोई सिर पैर नहीं। हाँ जी, इज देयर एनी इम्पैक्ट ऑन द वाइफ?
हाँ जी, वाइफ पर इम्पैक्ट होगा? यस मैम। यस होगा बेटा। ये वो उस केस ये मैच करता है जहां पर जो वाइफ है उसने विभूति दे दिया था अपने हस्बैंड को, और वहां पर बाद में वो रिपेंट कर रही है कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था, पर हमने कहा जो सब्सिक्वेंट एक्ट और कंडक्ट है दैट इज इमटेरियल। क्या इंटेंशन है दैट इज इमटेरियल। हमने तो रियलिटी में देखना है व्हाट इज द एक्ट और कंडक्ट ऑफ द रिस्पोंडेंट एंड इट्स इफेक्ट ऑन द पिटिशनर, and if by the act or conduct of the respondent there is any adverse effect on the physically, mentally on the petitioner, cruelty will be covered. तो ये सिर्फ इसलिए कि बाद में विड्रॉल हो गया, subsequent withdrawal will not condone the previous act done by the husband, क्योंकि already that act has caused impact on the wife. क्लियर है प्लीज? तो आपने इस बैकग्राउंड में इस क्वेश्चन को डिस्कस करना है, ठीक है शिफाली? मैम इसके अंदर इशू वही वाला बनेगा मैम जब इशू बेटा यस, इसमें क्योंकि आपके सब्सिक्वेंट है वो है, आपको क्वेश्चन के हिसाब से इशू फ्रेम करने पड़ते हैं, तो इसमें लिखना पड़ेगा वेदर subsequent act on the part of the respondent husband regarding withdrawal of the allegations will condone his earlier act. जो अडल्ट्री के एलिगेशन है will condone his earlier act. तो फिर इसका आंसर आपको इसमें नो में देना पड़ेगा, नो में देना पड़ेगा, बिकॉज जो क्रुएल्टी का पैरामीटर है वो एस्टैब्लिश हो जाता है, ठीक है प्लीज? क्योंकि जब आपने इशू को फ्रेम करना है तो फिर वहां पर आप 13(1) IA का भी स्पेसिफिक मेंशन कर सकते हैं जब आप इशू का मेकआउट करेंगे, जो आपकी उसमें यूज है वेदर subsequent withdrawal of wild allegations of adultery on the part of the respondent husband has condoned the earlier act of the husband under section 13(1) IA read with section 23(1) A. क्लियर है प्लीज? तो आपको इस बैकग्राउंड में फिर इसको आंसर करना पड़ेगा कि कॉन्डोनेशन तो बिफोर फाइलिंग ऑफ पिटीशन देखते हैं, इस केस में वैसे ही क्रुएल्टी का रूल है, सब्सिक्वेंट एक्ट है वो कंडोन नहीं करता, हमने तो देखना इफेक्ट हैज एडवर्स इंपैक्ट ऑन द वाइफ दैट विल अमाउंट टू क्रुएलिटी. 1A नहीं है बेटा, 23(1) B है. 1A तो नो वन शुड टेक एडवांटेज ऑफ हिज और हर ओन रॉन्ग है ना. यस वो भी आ सकता है बिकॉज वो अपने रॉन्ग का खुद उसमें ये हो जाता है ना कि उसने तो बाद में विड्रॉल कर लिए, तो हम मेन है कि वो कंडोन नहीं करेगा उसका एक्ट, क्योंकि एडवांटेज तो तब है जब खुद उसने कुछ किया उसके बाद वो उसका एडवांटेज ले रहा है, तो वहां पर मेन आएगा कि उसने कंडोन हो जाता है या नहीं हो जाता. प्रिंसिपल है नहीं होता, बिकॉज फिर तो हर देन every spouse will commit cruelty and then he will backtrack his steps कि नहीं गलती से हो गया, ये तो फिर और भी अनजस्टिफाइड है. नहीं, हमने देखना है एक्ट और कंडक्ट ऑफ द रिस्पोंडेंट एंड इट्स इफेक्ट ऑन द पिटिशनर एट द टाइम ऑफ डूइंग दैट एक्ट. सब्सिक्वेंट एक्ट और कंडक्ट इज इमटेरियल. क्लियर है? आप जो आपने की है आप उसे मिटा नहीं सकते बाय डूइंग ऑल दीज थिंग्स, क्योंकि अगर आप कुछ कर रहे हैं आपको सोच समझ कर करना चाहिए. अगर आप इतनी हेस्टिली एक्ट कर रहे हैं आपको माइंड में जरूर रखना चाहिए व्हाट वुड इट हैव इंपैक्ट ऑन द अदर स्पाउस. क्लियर है? और कुछ है शिफाली? यस मैम. मैं सोच रही थी मैं ग्रुप में ही भेज देती हूँ मैम क्वेश्चंस, वो सबको मिल जाएंगे. फिर मैं रीड करूंगी, बोल क्वेश्चन रीड करो. A Hindu male got married to B in 1989 in his village. A, after 2 years of marriage, developed illicit relations with C, because of which his marital relation with B were strained. B left A's house and started living with her parents. A pleaded with the local panchayat that he may be granted divorce. Both A and B were heard by the panches and deed of divorce was drawn up by the panches and published according to customs applicable to the parties in 1995. Thereafter, A got married to C, a reconvert Lingayat, according to his customs. B is against their marriage and claims to be the legally wedded wife of A, alleging that their marriage was not dissolved by a court decree. Can A be prosecuted for bigamy?
Is this second marriage valid? Decide with reasons. अब इसमें बेटा ये हम जो फैक्ट्स हैं वो कुछ कुछ मैच करते हैं रमेश चंद्र राम प्रताप जी डागा के केस से। अभी हमने ये केस किया नहीं है। उसमें क्या था, पहला कस्टमरी डाइवोर्स हुआ था, उसके बाद जो वाइफ है शी मैरिड अगेन, फिर सेकंड हस्बैंड के साथ उसका कंफ्लिक्ट हो गया और उसने सेकंड हस्बैंड से मेंटेनेंस मांगा। सेकंड हस्बैंड ने कहा कि जब इसकी मेरे से मैरिज हुई है तो पहली मैरिज सब्सिस्ट कर रही थी क्योंकि डिक्री ऑफ डाइवोर्स तो हुआ ही नहीं था। वहां पर वाइफ ने प्लीड किया कस्टमरी डाइवोर्स, बट शी फेल्ड टू प्रूव कस्टमरी डाइवोर्स इन द कोर्ट ऑफ लॉ। क्यों? बर्डन ऑफ प्रूफ का प्रिंसिपल है, whoever alleges certain fact, burden of proof lies on him or her, जो भी है। और जो कस्टम है, कस्टम की बहुत स्ट्रिंजेंट रिक्वायरमेंट्स हैं। आप अगर अपना डेफिनेशन क्लॉज देखोगे, ऐसे पैरामीटर्स हैं विच आर वेरी हार्ड टू एस्टेब्लिश। और उस केस में फिर उन्होंने कहा कि उसका जो मैरिज है वो वॉइड है, पर चाहे वो वॉइड है सेक्शन 11 के अंडर, पर मेंटेनेंस तो मिल ही जाएगा 24-25 के अंडर, उसको मेंटेनेंस दे दिया था। अब इस केस में भी जो भी इस फैक्ट को अलेज कर रहा है, बर्डन ऑफ प्रूफ उसके ऊपर होगा। अगर वो फैक्ट प्रूफ कर देती है वेल एंड गुड, अगर वो नहीं करती तो सेकंड मैरिज विल बी वॉइड अंडर सेक्शन 11। बट यस, कोई एंसिलरी रिलीफ चाहिए वो उसको मिल जाएगा। शिफाली, कितने क्वेश्चंस हैं और बेटा? मैम एक्चुअली मैंने ना दिल्ली का जो टेन्योर था मैम, मैंने वो पूरा एनालाइज किया, तो मैम इसमें है काफी क्वेश्चंस। बेटा आप ना सारे के सारे क्वेश्चंस ग्रुप में सेंड कर देना ताकि एवरी स्टूडेंट शुड अप्लाई इट्स माइंड। ऐसे डिस्कस करने का कोई फायदा नहीं है। आप कल उसको पढ़कर उसमें जो भी आपको लगता है नहीं है, वो आप अपने माइंड में एक बार ही मेकआउट कर कर आओगे क्वेश्चंस को। फिर जब व्हेन एवरी स्टूडेंट विल पार्टिसिपेट, हम उसको अकॉर्डिंगली डील, क्योंकि ऐसे कोई फायदा नहीं है बेटा, आपका माइंड अप्लाई तो इस टाइम पर हो ही नहीं रहा है। एटलीस्ट आपको घर में बैठकर आपको हाफ एन आवर डिवोट करना चाहिए सोचने के लिए कि कहाँ किस एक्ट में है, क्या रिलीफ है और क्या इसमें मिलेगा नहीं मिलेगा, वो तो बात की बात है, और किस सेक्शन का है और क्या रीजनिंग होगी। क्लियर है? शिफाली, आप सारे क्वेश्चंस बेटा ग्रुप में सेंड कर देना। आप सारे Yes, क्वेश्चंस ma'am. ग्रुप में सेंड कर देना, ठीक है प्लीज। और Yes, जो ma'am. बेटा ग्रुप में ऐड नहीं है वो अपना नंबर मुझे सेंड कर दो। ये नंबर है, आप नोट कर लीजिए, 9988873502। इस नंबर पर आप मैसेज डाल देना और मैं आपको ऐड कर दूंगी। उसमें आप सिर्फ ऑनलाइन लिख देना तो मुझे समझ आ जाएगा। तो नंबर है 9988873502। अपना नाम भेज देना और साथ में ऑनलाइन लिख देना सिर्फ, ठीक है प्लीज। तो आपको मैं ग्रुप में ऐड कर दूंगी ताकि ग्रुप के सारे डॉक्यूमेंट्स आपको दिखते रहें, अदरवाइज चैट्स में भी भेजा करेंगे। हम स्टार्ट कर रहे हैं विद आवर लेक्चर। हमने सेक्शन 13 सब सेक्शन 2 कंप्लीट कर लिया था। आपने रिक्वायरमेंट्स लिख ली थी, नोटबुक में रिक्वायरमेंट्स लिख ली थी। सबसेक्शन 2 का जो ग्राउंड 4 कर रहे थे रेपुडिएशन ऑफ मैरिज, अभी करनी है बेटा। रेपुडिएशन ऑफ मैरिज का हम ग्राउंड कर रहे थे। रेपुडिएशन ऑफ मैरिज बहुत इंपॉर्टेंट है। और इंपॉर्टेंट क्यों है? इंपॉर्टेंट इसलिए, ये मैं आपको एक क्वेश्चन बोल रही हूं जो कि रेपुडिएशन ऑफ मैरिज से आया हुआ है आपके मेंस में। रेफर इस एक्ट का है, रियलिटी में एक्ट कोई और अप्लाई करेगा। क्वेश्चन था, लड़की की शादी हो गई, फादर ने करवाई व्हेन शी इज अ माइनर, और वो थी बिलो 15, 10 और 12 इयर्स की। आफ्टर अटेनिंग 15 and before attaining 18, she repudiated the marriage and she requested her father that he should file petition for divorce on her behalf, being her guardian. फादर ने उसका जो रिक्वेस्ट था उसे रिजेक्ट कर दिया। फादर कहते आई विल नॉट फाइल पिटिशन, एंड अल्टीमेटली शी रिक्वेस्टेड हर ब्रदर, जो बड़ा भाई था, एल्डर था, कि वो पिटिशन फाइल करे। नाउ पिटिशन फॉर डाइवोर्स हैज बीन फाइल्ड बाय द ब्रदर ऑन बिहाफ ऑफ द माइनर गर्ल, एंड उसके ऊपर क्वेश्चन पूछा हुआ है, डिस्कस रिगार्डिंग मेंटेनेबिलिटी ऑफ द पिटिशन। हाँ जी, क्या पिटीशन एंटरटेन होगी? यस।
हाँ जी, ये क्वेश्चन सीपीसी से लग रहा है मुझे थोड़ा थोड़ा। क्वेश्चन बेटा सीपीसी नहीं, पहले आपका तो हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्डियनशिप एक्ट आएगा ना, बिकॉज आपका जो मैम उसको तो फिर यस, ये अभी हम एक जजमेंट करेंगे जब हम माइनॉरिटी एंड गार्डियनशिप एक्ट करेंगे। सीपीसी में तो एनी पर्सन कुड बी ए गार्डियन, पर जब हम हिंदू मैरिज एक्ट में एक डीजी और गार्डियन है और एक डी फैक्टो गार्डियन है, तो जब डीजी और गार्डियन एग्जिस्ट कर रहे हैं, हम डी फैक्टो की बात नहीं कर रहे। तो अभी तो हमें डीजी और गार्डियन को देखना पड़ेगा कि बच्चे का डीजी और गार्डियन कौन है। ठीक है बेटा? हाँ जी, हु इज द गार्डियन, क्वेश्चन आपका इस एक्ट का नहीं है, मैरिज एक्ट का, ये गार्डियन एक्ट का है। और वहां पर पहले आपको सेक्शन 6 डिस्कस करना पड़ेगा, जहां पर गार्डियनशिप किसमें बेस्ट है, फादर में। पर उसके बाद फिर आपको सेक्शन 13 पता होना चाहिए। सेक्शन 13 बड़ा इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 13 कहता है आपका हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्डियनशिप एक्ट का, वेलफेयर ऑफ द माइनर इज ऑफ पैरामाउंट कंसिडरेशन, बट any person would not get guardianship by virtue of any legal provision unless and until his guardianship is for the welfare of the child. और इस केस में जो कोर्ट है उसे ऐसे डायरेक्ट आंसर आपका नहीं है, अदरवाइज क्वेश्चन पूछने का मतलब नहीं था, क्योंकि हम कहते हैं वेलफेयर ऑफ द माइनर इज ऑफ पैरामाउंट कंसिडरेशन। तो कोर्ट को एग्जामिन करने पड़ेंगे रीजन why father is withholding his consent for filing of the petition. अगर कोर्ट को लगा reasons are justified and it is only for the welfare of the minor, कोर्ट पिटीशन एंटरटेन नहीं करेगा। पर अगर कोर्ट सेटिस्फाई हो गया that father is withholding his consent without any reasonable cause and the minor is suffering due to that, then welfare of the minor is of paramount consideration. Then as per mandate of section 13 of Hindu Minority and Guardianship Act, petition filed by the brother will be entertained accordingly. Clear है प्लीज? क्वेश्चन कहां से स्टार्ट हुए और रियलिटी में कहां पर खत्म हुआ? क्लियर है? इसके अंडर लिखिए, इसके अंडर लिखिए, फॉर इन्वोकिंग Section 13, for invoking Section 13, subsection 2, clause 4, the following requirements must be fulfilled. First, marriage should be solemnized. Marriage should be solemnized before the girl concerned, क्योंकि वाइफ का ही है ना स्पेशल ग्राउंड, before the girl concerned attained age of 15 years. Age of 15 years. Second, there must be repudiation of marriage. There must be repudiation of marriage after attaining age of 15 years. But before attaining age of 18 years. Third, it is immaterial whether their marriage has been consummated or not. It is immaterial whether their marriage has been consummated or not.
क्लियर है? नीचे नोट लिखिए बेटा, नीचे नोट लिखिए। अंडर मुस्लिम लॉ, अंडर मुस्लिम लॉ, a Muslim wife has also been given remedy of divorce on the ground of repudiation of marriage, that is khayar ul bulugh, khayar ul bulugh, KHAYAR-UL-BULUGH, under section 2 of Dissolution of Muslim Marriage Act 1939, Dissolution of Muslim Marriage Act 1939. But under Muslim law, the fact of consummation is a very important factor, as the remedy will not be available, in those cases where marriage has been consummated, ब्रैकेट में लिख लीजिए, consummation implies ratification of marriage, that is, the wife has accepted her husband. ब्रैकेट क्लोज। क्लियर है? इसके साथ बेटा आपका सेक्शन 13 सबसेक्शन 1, सेक्शन 13 सबसेक्शन 2, 13(1)(a), 13(b) हो चुके हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है 13 कैपिटल A। यस, जैसे आपने एग्जांपल देती हो सेकंड एक्ट की, उसमें ऐसा हो सकता है कि जैसे वाइड मतलब क्लियर फैक्ट्स भी नहीं थे, सिंपल बताया होता कि फादर की जगह ब्रदर ने कर दिया, तो उसमें हम दोनों रीजन दे देंगे कि फादर अगर फादर नहीं चाहता तो ब्रदर कर सकता है, अगर उसमें गलती नहीं कोई फायदा। उसके बाद हम इसके साथ भी जोड़ सकते हैं कि अगर ब्रदर कर सकते उसके बाद ब्रदर इसके अंदर कर सकता है। बेटा ब्रदर कर तो इसी के अंडर रहा है, इसको भी फिर एक्सप्लेन करना पड़ेगा। नहीं, इसको क्यों, इसके तो सारी रिक्वायरमेंट्स फुलफिल हो रही है। मेन तो बात आई क्योंकि इसमें फाइलिंग ऑफ पिटीशन के बारे में कुछ नहीं है, रेपुडिएशन ऑफ मैरिज के बारे में है। देन उसमें क्लियर कट लिखा हुआ है गर्ल हैज रेपुडिएटेड द मैरिज। बात तो आई, रेपुडिएशन तो हो चुकी है, पिटीशन कौन फाइल करेगा? पिटीशन फाइल करने के लिए अब हमें गार्डियन को देखना पड़ेगा। अब हमने कहा है कि गार्डियन, हमारे हिंदू माइनॉरिटी गार्डियनशिप पॉलिटी पर्सनल लॉ एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो पहले तो हम उसको रेफर करेंगे। अगर वहां पर कोर्ट को लगा कि वेलफेयर ऑफ माइनर हिंडर हो रहा है बाय अप्लाइंग दिस कंसेप्ट, फादर के पास कोई भी जस्टिफाइड रीजंस नहीं है फॉर विद होल्डिंग हिज कंसेंट, फिर हम वाइडर कॉनोटेशन जो गार्डियन का अंडर सीपीसी एनी पर्सन कुड अप्लाई, तो वहां पर द ब्रदर कुड फाइल पिटीशन ऑन द बिहाफ ऑफ द गार्डियन। इवन बेटा यहाँ पर जब हम हिंदू माइनॉरिटी गार्डियनशिप एक्ट करेंगे, एक ना केस ऑलरेडी आया हुआ है जिसने कंपेयर किए concept of guardianship under Hindu minority guardianship act and concept of guardian under
गार्डियनशिप अंडर सीपीसी। तो उसने दोनों को कंपेयर किया, फिर उन्होंने कंक्लूड किया होगा कि दोनों में क्या फर्क है और हमें किसको रेफर करना चाहिए किन केसेस में। ठीक है प्लीज, तो वहां इसको हम डिटेल में करेंगे। कुछ और पूछने बेटा आपने? ओके, नेक्स्ट करिए। 13 कैपिटल ए, 13 कैपिटल ए, alternate relief in divorce proceedings, alternate relief in divorce proceedings. रीड करो, रीड करो। In any proceeding under this act on petition of resolution of a marriage by a decree of divorce, except insofar as a बेटा अंडरलाइन करो इसमें, ये आपके इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए। ऑन अ पिटीशन फॉर डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज बाय डिक्री ऑफ डाइवोर्स, इसका मतलब सेक्शन 13A कहां अप्लाई करेगा? जहां पिटीशन फाइल हुई है फॉर डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज बाय डिक्री ऑफ डाइवोर्स। अगर पिटीशन किसी और मेन रिलीफ के लिए 9, 10, 11, 12 के लिए, यहां पर ये वाला सेक्शन अप्लाई नहीं करेगा। आगे रीड कर बेटा। insofar as the petition is founded on a grounds mentioned in clause 2nd, 4th, 2nd, 6th and 7th of subsection 1 of section 3. यस, इसमें आप यहीं पर लिख लीजिए। 2nd है कन्वर्जन, 6th है रिनंसिएशन, 7th है सिविल डेथ। कन्वर्जन, रिनंसिएशन, सिविल डेथ, ये 3 केसेस हैं जहां पर ये सेक्शन अप्लाई नहीं करेगा। दीज आर द एक्सेप्शंस टू सेक्शन 13 कैपिटल ए। आगे रीड कर बेटा। The court may, if it considers it just so to do, having regard to the circumstance of the case, pass instead a decree for judicial separation. अंडरलाइन कीजिए, पास इंस्टेड अ डिक्री फॉर जुडिशियल सेपरेशन। अब हमने कहा 13A इंपॉर्टेंट क्यों है? बेसिक रूल है, कोर्ट अपने आप से कोई भी रिलीफ नहीं देती, कोर्ट वही रिलीफ देती है जो पार्टीज मांगती है। उसको या ग्रांट कर देगी या रिफ्यूज कर देगी, अपने आप रिलीफ नहीं देगी। जैसे वाइफ ने पिटीशन फाइल की है फॉर रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट, कोर्ट कुड ग्रांट, कोर्ट कुड रिफ्यूज, पर कोर्ट कभी नहीं कहेगी हमें नहीं लगता तेरे को रेस्टिट्यूशन कोई फायदा होगा, बेटर है आप जुडिशियल सेपरेशन ले लो। कोर्ट कभी नहीं कहेगी। क्यों? बेसिक प्रिंसिपल है लॉ का, कोर्ट से जो मांगोगे वही कोर्ट अपना अप्लाई करती है, माइंड देगी या नहीं देगी। क्लियर है? इसमें लिखिए, इसके अंदर जर्नल रूल लिखिए, जर्नल रूल लिखिए, इसमें लिखिए। It is a general principle. It is a general principle that court of its own does not grant any relief to the parties. Court just apply its mind to the facts and circumstances of each case, to the facts and circumstances of each case, in order to decide whether the relief claimed by the petitioner should be granted or not. Should be granted or not. Next paragraph लिखिए। But Section 13 capital A, Section 13 capital A
is an exception to the above mentioned principle, is an exception to the above mentioned principle, as under this provision where a petition for dissolution of marriage by a decree of divorce has been filed then the court may of its own pass a decree of judicial separation, instead of divorce. The reason behind this exception is that there is some possibility of settlement or reconciliation between the spouses, Therefore, court wants to give them an opportunity to rethink on this issue of divorce. तो मेन तो क्या है, जिस सोशल इंस्टीट्यूशन को विच इज द फाउंडेशन ऑफ आवर सोसाइटी, उसको प्रिजर्व करने के लिए एक मौका कोर्ट दे रही है, विच इज अगेंस्ट द बेसिक प्रिंसिपल। पर हम कहते हैं सोशल इंटरेस्ट सबसे ऊपर है, तो सोसाइटी के फेवर में है कि मैरिज को प्रिजर्व किया जाए, और इसलिए कोई उन्हें मना ही नहीं है। कोर्ट एक बार जुडिशियल सेपरेशन दे देगी, फिर भी अगर उन्हें लगता है कि नहीं, दे कुड अगेन फाइल पिटीशन फॉर डाइवोर्स, एंड ऑटोमेटिकली आफ्टर 1 year ऑफ सेपरेशन अगर उनके बीच में रिकंसिलिएशन नहीं हो पाता तो अपने आप ही एक और डाइवोर्स का ग्राउंड बन जाएगा अंडर सेक्शन 13(1)(a). क्लियर है? नेक्स्ट पैराग्राफ लिखिए। बट there are 3 exceptional cases where court could not exercise this extraordinary power. Court could not exercise this extraordinary power, and that is where petition is filed on any of the following grounds. Where petition is filed on any of the following grounds. First लिखिए, section 13 subsection 1 clause 2
A person has ceased to be a Hindu by conversion into another religion. Conversion को highlight कर लेना. Conversion. By conversion into another religion. Second, 13:1:6 VI. 13:1 VI. इसमें लिखिए renunciation of the world by entering into any religious order. Renunciation of the world by entering into any religious order. Third, 13:1 VII. 13:17. 13:1 VII. इसमें लिख लीजिए presumption of civil death. 7 साल से लापता है, वेयर अबाउट्स नहीं उनको पता, who would have naturally heard of him. Petition for divorce is filed. Question arise होते हैं, conversion, renunciation and 7 years missing. इसमें कोर्ट क्यों नहीं फाइल करेगी, क्यों नहीं ग्रांट करेगी जुडिशियल सेपरेशन? इसमें तो सामने वाले रिकंसिलिएशन की है ही नहीं. क्यों? मैम सिविल डेथ में द पर्सन इज नॉट देयर. जब वो है ही नहीं, 7 साल ऑलरेडी हो चुके हैं, उसको और कितनी देर वेट करेगी? रिनंसिएशन में उसने त्याग, जब उसने त्याग ही दिया तो जुडिशियल सेपरेशन का कोई पर्पस, वो तो ऑलरेडी क्या है, सेपरेशन में ही है, कोई पर्पस सर्व नहीं होगा. और कन्वर्जन में मैं उसका फेथ चेंज कर दिया, फेथ ही चेंज कर लिया है, जो ग्रीवियंस है वो खत्म नहीं हो सकता, तो जुडिशियल सेपरेशन देने का कोई भी इसमें रिलीफ नहीं होगा. अगर हम उसको कोरिलेट करें तो जस्टिस नहीं जाएगा. बेटा हम कहते हैं, अब हमने ये नहीं कहा कि कन्वर्जन, रिनंसिएशन या इस ग्राउंड पर जुडिशियल सेपरेशन का रिलीफ मिलेगा नहीं. वो पार्टी अगर चाहे वो ले सकती है, पर कोर्ट अपने आप उन केसेस में जुडिशियल सेपरेशन नहीं देगी जहां पर कोर्ट में उन्होंने क्या मांगा है, डाइवोर्स. क्लियर है? इसके नीचे नोट लिखिए, आपको क्वेश्चन आएगा मेंस में, ये आपको क्वेश्चन आएगा. पहले बेटा सेक्शन 10 निकालिए, सेक्शन 10 निकालिए. सेक्शन 10 सबसेक्शन 1, सेक्शन 10 सबसेक्शन 1. हाँ जी, रीड करो बेटा, रीड करना इसको. शेफाली रीड कर बेटा इसको. सेक्शन 10 सबसेक्शन 1. Section 10, subsection 1. Either party to a marriage, whether solemnized before or after the commencement of this act, may present a petition praying for a decree of judicial separation on any of the grounds specified in subsection 1 of the grounds specified in subsection 1 of section 13. आगे. Subsection 1 of subsection 13, and in the case of a wife also on the grounds specified in subsection 2 thereof as a grounds on which a petition for divorce might have been presented. तो आपको बेटा प्रीलिम्स में क्वेश्चन आया हुआ है, जो ग्राउंड्स ऑफ जुडिशियल सेपरेशन आर सेम एज इन 13:1 और बीच में क्या है एंड 13:2 सेम ही है. इसका मतलब अगर पार्लियामेंट चाहता कि इन तीनों ग्राउंड्स में जुडिशियल सेपरेशन का रिलीफ नहीं होना चाहिए, वो यहाँ पर एक्सेप्शन लिखता, पर उन्होंने नहीं लिखा. इसके नीचे लिख लीजिए, नीचे लिख लीजिए कंपैरिजन. कंपैरिजन ये हेडिंग है, कंपैरिजन बिटवीन सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 एंड exceptions to section 13 capital A and exceptions to section 13 capital A. इसमें आप लिखिए, इसमें आप लिखिए section 13 capital A is having three exceptional cases, where petition is filed for divorce
on the ground of first conversion, second renunciation, third presumption of civil death, then court cannot of its own pass decree of judicial separation instead of divorce. But this section does not in any manner restrict section 10 subsection 1. Thus, where any spouse is claiming relief of judicial separation on any of the above mentioned grounds, then कोर्ट, एक बार मौली रीड करना बेटा, क्या लिखा है? Where a spouse is claiming relief of judicial separation on any of the above mentioned grounds, then court will not say that the party should prefer relief of divorce instead of judicial separation, as it is for the party to decide whether to claim matrimonial remedy of judicial separation or divorce. Matrimonial remedy of judicial separation or divorce. अगर पार्टी कह रही है हस्बैंड मिसिंग है, मुझे जुडिशियल सेपरेशन दे दो, कोर्ट को क्या दिक्कत है? कोर्ट अपने आप नहीं कहेगी कि तू क्या ले ले, डाइवोर्स ले ले। पर अगर पार्टी ने ही डाइवोर्स फाइल की है तब कोर्ट नहीं कहेगी कि तू जुडिशियल सेपरेशन ले ले। क्यों? क्योंकि बेटा जो ये तीन उसमें है, ये तीन ग्राउंड्स हैं, उसमें कुछ ऐसी चीज कर दी है जिसको वापिस रिवर्ट बैक करना पॉसिबल नहीं है। अगर कोई क्या कर गया, कन्वर्ट कर गया, वर्ड रिनाउंस कर गया, या कोई 7 साल से मिसिंग है, कोई पर्पस सर्व नहीं होगा कि कोर्ट डाइवोर्स की जगह जुडिशियल सेपरेशन दे दे, क्योंकि फैक्ट ऑफ कन्वर्जन, फैक्ट ऑफ रिनंसिएशन, फैक्ट ऑफ सिविल डेथ, इसका कोई भी अब इसमें पॉसिबिलिटी नहीं है। अब वो एक पॉसिबिलिटी है, क्या पता फ्यूचर में वो कभी घर वापस आ जाए, रिनंसिएशन खत्म कर दे, तो कोर्ट ऐसी प्रोबेबिलिटीज पर नहीं करेगी। अगर पार्टी ने डाइवोर्स मांगा तो वो जुडिशियल सेपरेशन नहीं देगी, पर अगर पार्टी ने जुडिशियल सेपरेशन मांगा तो कोर्ट दे देगी। फिर कोर्ट नहीं कहेगी कि तू डाइवोर्स ले ले। क्यों? ग्राउंड्स को छोड़ो, हमारा तो मेन है प्रिजर्वेशन ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज एज लॉन्ग एज इट इज पॉसिबल। तो जहां पर कोर्ट को पॉसिबिलिटी दिखी, कोर्ट जुडिशियल सेपरेशन दे सकती है, पर इन ग्राउंड्स में जब पार्टी कह रही है डाइवोर्स दे दो, कोर्ट अपने आप नहीं देगी। क्यों? कोई यूजफुल पर्पस सर्व नहीं होगा,
बट यस अगर पार्टी कहे मुझे जुडिशियल सेपरेशन दे दो ऑन एनी ऑफ दीज ग्राउंड्स, हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है. मोर ओवर कंटिन्यूएशन में, मोर ओवर द इंटेंशन ऑफ द पार्लियामेंट is very much clear from section 10 subsection 1, where they have used the phrase double inverted commas में लिखिए, on any of the grounds specified in subsection 1 of section 13, on any of the grounds specified in subsection 1 of section 13. Double inverted commas close. Double inverted commas close. If the legislature had intended at that point of time that relief of judicial separation should not be available on grounds of conversion, renunciation, and presumption of civil death, then they would have created exception to section 10 subsection 1. But it is not so. इसलिए जो फ्रेमर्स हैं, जब उन्होंने ही रिस्ट्रिक्ट नहीं किया, हम उसे रिस्ट्रिक्ट नहीं करेंगे. कोर्ट अपने आप जुडिशियल सेपरेशन का रिलीफ नहीं देगी जहां पार्टी डाइवोर्स मांग रही है ऑन द ग्राउंड ऑफ कन्वर्जन, रिनंसिएशन एंड प्रिजम्पशन ऑफ सिविल डेथ. पर जहां पार्टी खुद कह रही है मुझे जुडिशियल सेपरेशन दे दो, कोर्ट को कोई भी प्रॉब्लम नहीं है. क्लियर है बेटा? ये इंपॉर्टेंट है. इसके साथ आपका सेक्शन 13 जो सबसे इंपॉर्टेंट मैट्रिमोनियल रेमेडी है डाइवोर्स का, वो खत्म हो जाता है. आपका नेक्स्ट टॉपिक है नलिटी ऑफ मैरिज. नलिटी ऑफ मैरिज सेक्शन 11 एंड सेक्शन 12. शिफाली सेक्शन 11 रीड करना बेटा. 11 रीड करना. Yes, ma'am. Section 11, void marriages. Any marriage solemnized after the commencement of this act shall be null and void, and may, on the petition presented by either party thereto against the other party, be so declared by a decree of nullity if it contravenes. डिक्री ऑफ नलिटी. आपकी सेक्शन 11 में भी डिक्री ऑफ नलिटी है बेटा. सेक्शन 12 रीड करना. Section 12, voidable marriages. Any marriage solemnized whether before or after the commencement of this act shall be voidable and may be annulled by decree of nullity on any of the following grounds. डिग्री ऑफ नलिटी सेक्शन 11 और सेक्शन 12 में दोनों में ही डिग्री ऑफ नलिटी है, पर नेचर ऑफ रिलीफ बहुत ज्यादा फर्क है. इसमें सबसे पहले लिखिए, इसमें लिखिए सेक्शन 11 is providing relief in case of. अभी चाहे आप ऑन कर लो. ठीक है. क्या बोला? क्या मैं Section 11 is providing relief in
in case of void marriage, cases लिखी क्योंकि 3 cases हैं. In cases of void marriage, whereas section 12 is providing relief in case of voidable marriage. In case of voidable marriage, though the nature of remedy varies under section 11 and 12, but the decree passed under both these provisions is decree of nullity. Decree of nullity. ये आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए. आपके बुक में ना नलिटी ऑफ मैरिज में टॉपिक होता है और वो उसमें 11 और 12 दोनों डिस्कस कर देते हैं, पर दोनों के नेचर ऑफ रेमेडी में फर्क है. नेक्स्ट पैराग्राफ देखिए. सेक्शन 11 डील्स विद void marriage, that is no marriage in the eyes of law. As there is some impediment, कुछ ऐसा डिफेक्ट है, there is some impediment which is affecting the very foundation of marriage, and thus rendering the marriage void ab initio. Void ab initio, that is, factually marriage has taken place. Factually marriage has taken place, but in reality that marriage has no place in the eyes of law. That marriage has no place in the eyes of law. Due to this, no substantive relief is granted by section 11 of Hindu Marriage Act. The relief is declaration, underline कर लेना, declaration word है, declaration as to void marriage by a decree of nullity. इस सेंटेंस को अंडरलाइन कर लो. Declaration as to void marriage by decree of nullity. इसको अंडरलाइन कर लो. सिर्फ एक डेक्लेरेशन है, सिर्फ एक डेक्लेरेशन है. हाँ बेटा, वो हम रीजन उसमें, ये अभी नेक्स्ट टॉपिक है जो हम करेंगे. नेक्स्ट पैराग्राफ देखिए. सेक्शन 12 is providing matrimonial relief in cases of voidable marriage,
voidable marriage is that marriage a voidable marriage? Is that marriage which is perfectly valid unless and until aggrieved party approaches court for the relief of, underline kar lena, annulment of marriage by decree of nullity. Annulment of marriage by decree of nullity. Continuation में लिखिए. The grounds of voidable marriage under section 12 are impotency, insanity, ब्रैकेट में लिख लेना, at the time of marriage, वो insanity है which is at the time of marriage, comma, consent by force or fraud, and pre-marriage pregnancy, It is evidently clear from all these grounds that some important fact has been concealed from the petitioner at the time of marriage. बेटा petitioner मत लिखिए, from one of the spouse लिखिए, has been concealed from one of the spouse, क्योंकि अनसाउंडनेस ऑफ माइंड में तो 12 में दोनों ही फाइल कर सकते हैं ना, इसलिए क्लियर है. एक बार रीड करना मॉडी क्या लिखी. It is evidently clear from all these grounds that some important fact has been concealed from one of the spouse at the time of marriage. Like pre-marriage insanity, or consent by force or fraud, etc. It also covers those cases where the basic marital duties cannot be fulfilled due to certain defect in any of the spouse. मैम ड्यूटीज के बाद क्या? Yes, क्या बोलना क्या है? Cannot be fulfilled due to certain defect in any of the spouse. For example, impotency. That is
inability to consummate the marriage. Inability to consummate the marriage. If any spouse wants to continue हाँ जी इसमें लिख दीजिए क्या लिखे अभी Any spouse wants to continue. yes if any spouse wants to continue with their marriage, if any spouse wants to continue with their marriage in spite of having knowledge, Excuse me, मैम. yes बोलो शगुन. मैम थोड़ा सा छूट गया. मैम कनेक्शन चला गया था. कहाँ से बोलो आप, आपने कहाँ तक लिखे है? मैम फॉर एग्जाम्पल इम्पोर्टेंसी. ओके शिफाली रीड करना बेटा इम्पोर्टेंसी का. मैम इसके बाद मैंने भी डायरेक्टली ये लिखा है, इफ एनी स्पाउस वांट्स टू कंटिन्यू विद देयर मैरिज. हाँ बेटा यही है बेटा, यहीं से स्टार्ट किया है, यहीं से स्टार्ट किए. इफ एनी स्पाउस wants to continue their marriage in spite of knowledge, in spite of having knowledge about that defect or fact, then law will not interfere, then law will not interfere in their marriage, and marriage will be valid for all purposes, and marriage will be valid for all purposes unless and until aggrieved party approaches court, aggrieved party approaches court for getting the marriage annulled, for getting the marriage annulled by a decree of nullity. आप इसको खोल दो, मैं भी लेक्चर लेती रहूंगी. क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, कंपैरिजन बिटवीन सेक्शन 11 एंड 12. कंपैरिजन बिटवीन सेक्शन 11 and 12. Comparison between section 11 and 12. एक तरफ 11 लिख लीजिए, एक तरफ 12, बीच में लाइन डाल दीजिए. अगर आपको एग्जाम में आता है तो आपको पैराग्राफ में लिखना पड़ेगा कंपैरिजन 1 2 3, उसमें लाइन भी ड्रॉ करनी. उसमें बेटा ये मार्क्स डिडक्ट होते हैं इस पैटर्न के. वो कहते हैं छोटे बच्चे करते हैं, आपसे आया आपने इसको पैराग्राफ फॉर्म में लिखना है, 1 फिर 2, हर एक कंपैरिजन को आपने पैराग्राफ फॉर्म में लिखना है. क्लियर है? बेटा कंपैरिजन में तो आपको फिर हर पॉइंट में दोनों को कंपेयर करना पड़ेगा ना. अगर आपने पहले 11 बता दिया फिर 12, फिर तो चेक करने वाला ढूंढता रहेगा कि कंपैरिजन किस किस पॉइंट का किया. तो कंपैरिजन में तो हर एक पॉइंट में आपको दोनों का करना पड़ेगा. यस ये वाला है ना. यहाँ पे कर दो इनेबल जो और अगर मैं यहाँ से शेयर ये आ जाए. ठीक है.
और बस ये ऐसे ऐसे करती रहूंगी। हाँ बस यहाँ से भी, यहाँ से ऐसे ऐसे अच्छा ठीक है, हाँ ठीक है। इसमें फर्स्ट लिखिए सेक्शन 11 में, सेक्शन 11 के अंदर लिखिए मैरिज नॉट वैलिड, मैरिज नॉट वैलिड marriage not valid, that is void ab initio, that is void ab initio, void ab में लिखिए marriage is perfectly valid, marriage is perfectly valid कब तक? Unless and until aggrieved party approaches court for matrimonial relief. Unless and until aggrieved party approaches court for matrimonial remedy. Second, void marriage में लिखिए it does not grant status of husband and wife. It does not grant status of husband and wife. Thus, no alteration in status. No alteration in status. No alteration. मैम सेकंड पॉइंट रिपीट कर दो प्लीज. Yes. It does not grant status of husband and wife. Hence, no alteration in status. ये तो बेटा void marriage का आ गया. Voidable में लिखिए. Party acquires their legal status. Party acquires their legal status of husband and wife. इलेवन में लिखिए थर्ड no mutual rights and obligation arises. No mutual rights and obligation arises. For example, inheritance. मैरिज void है, कोई inheritance का right नहीं है, उसमें लिखिए voidable में mutual rights and obligations takes place. Mutual rights and obligation takes place due to legal status of husband or wife. नेक्स्ट कौन सा पॉइंट है बेटा? फोर्थ है ना? यस. 11 में लिखिए, 11 के अंदर लिखिए नो डिक्री इज रिक्वायर्ड. नो डिक्री इज रिक्वायर्ड फॉर डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज as marriage does not exist in the eyes of law. It is due to this fact, 11 में लिखना है, it is due to this fact that no substantive relief is provided by section 11 as only their marriage status is declared by decree of nullity. और डिक्लेयर भी क्या किया? मैरिज को
डेक्लेरेशन एज टू वॉइड मैरिज ही चाहिए ना, तो कोई सब्सटेंटिव रिलीफ नहीं है। नेक्स्ट लिखिए, वॉइडेबल के अंडर लिखिए, एज वॉइडेबल मैरिज is a perfectly valid marriage as wardable marriage is perfectly valid marriage, comma, marriage has to be annulled by a decree of nullity in case petition is presented before the court on any grounds under section 12 subsection 1, on any ground section 12 subsection 1। कितने हो गए बेटा? फिफ्थ लिखिए, if any two persons have entered into a union which is void, then both the parties could marry again, and that will not amount to bigamy. क्लियर है? बाइगैमी तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि पहली मैरिज तो अगर किसी ने 10 पहली वॉइड मैरिजेस कर ली हैं और 11वीं शादी करता है जो वैलिड है, तो 11वीं फैक्चुअली वो 11वीं है, पर लीगली वो फर्स्ट होगी। ठीक है ना प्लीज? यस, 12 के अंडर लिखिए। क्या 11 का रीड करना मौली, लास्ट पॉइंट। यस, इसमें लिखिए, वेयर मैरिज इज सोलमनाइज्ड and any impediment like impotency, insanity। मैम इम्पेडिमेंट के बाद रिपीट करना, इम्पेडिमेंट like impotency, insanity। बेटा insanity के साथ में बहुत जरूरी है 5 clause 2 लिख लीजिए, क्योंकि इंसेनिटी आपके सेक्शन 13 में भी है ना, तो वो नहीं, हम 12 में तो हम 5 clause 2 की बात करें ब्रैकेट में, कॉमा, कंसेंट बाय फोर्स और फ्रॉड और प्री मैरिज प्रेगनेंसी, then the aggrieved party cannot marry again without getting the marriage annulled by a decree of nullity in case party does so, means क्या, डिक्री नहीं लिया, party does so ब्रैकेट में लिख लीजिए, marry again without obtaining decree, क्या हो जाएगा ये? Yes, then it will amount to bigamy, लास्ट लिखिए,
पहले वॉइडेबल मैरिज के लिए लिखिए, सेक्शन 125 ऑफ सीआरपीसी वुड बी एप्लीकेबल, सेक्शन 125 ऑफ सीआरपीसी वुड बी एप्लीकेबल। वॉइड मैरिज के अंडर लिखिए, सेक्शन 125 of CRPC would not be applicable unless and until case falls under an exception dealt with by the Supreme Court in Urmila Badshah Godse's case, वैसे 125 के अंदर नॉर्मल रेमेडी नहीं है, पर हमने जुडिशियल ट्रेंड अब देखा है, कुछ सारे केसेस में नहीं, स्पेसिफाइड केसेस में, इवन वॉइड मैरिज में भी हम उन्हें मेंटेनेंस दे देते हैं। बेटा वो इस एक्ट के अंदर नहीं है ना बेटा, वो फिर एक्ट सेपरेट है, तो रेमेडी उसके अकॉर्डिंग है। वो आपके डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में फिर उसमें भी है मेंटेनेंस की रेमेडी लिव इन रिलेशनशिप में, प्रोवाइडेड देयर रिलेशनशिप इज इन द नेचर ऑफ मैरिज। बेटा लिव इन रिलेशनशिप विच इज इन द नेचर ऑफ मैरिज, उनमें हम देते हैं। तो नेचर ऑफ मैरिज के पैरामीटर्स ना बहुत ज्यादा इलेबोरेट हैं, तो पहले तो देखना ही पड़ेगा। क्लियर है? इस कॉन्टिन्यूएशन में लिखिए इसी में, बट all the cases of void marriage would attract section 24 and 25, section 24 and 25 of Hindu Marriage Act। इसके साथ ना ब्रैकेट में लिख लीजिए, बिकॉज केसेस को हम डिटेल में करेंगे, ब्रैकेट में लिख लीजिए विद स्पेशल रेफरेंस टू रमेश चंद्र राम प्रताप जी डागास केस। ये सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है जिसमें उन्होंने कहा वॉइड मैरिज में भी मेंटेनेंस मिलेगा, विद स्पेशल रेफरेंस टू रमेश चंद्र राम प्रताप जी डागास केस। ठीक है बेटा, क्लियर है? अब क्योंकि हम स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं, ग्राउंड्स तो बाद की बात है, पहले तो हमें रेमेडीज को स्टडी करना पड़ता है। अभी तक बेटा हम सिर्फ कंसेप्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू से हम डील कर रहे हैं, कैसे बोल देते हैं। वहां तो मिलेगी ना, वहां तो हर सेक्शन में ही मिलेगी, यहाँ पे सिर्फ ओनली 24 एंड 25 में ही मिलेगी। सिर्फ एंसिलरी रिलीफ ले सकते हैं, एंसिलरी रिलीफ तो सारों में ही ले सकते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था कि पार्टी ने प्लीड किया वॉइड मैरिज है तो मेंटेनेंस नहीं देगा, फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं वॉइड मैरिज में भी मेंटेनेंस देना पड़ेगा, इसलिए वहां स्पेसिफिक रेफर किया। क्लियर है? नेक्स्ट टॉपिक लिखिए, उसके बाद हम जजमेंट स्टार्ट करेंगे। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा, अगर सेक्शन 11 कोई रेमेडी दे ही नहीं रहा, फिर पार्लियामेंट ने सेक्शन बनाए, सिर्फ डिक्लेयर कर रहा है जो पहले भी वॉइड थी और बाद में भी वॉइड है, तो फिर ऐसा क्या कारण है कि सेक्शन 11 को 1955 में ही ड्राफ्ट किया गया? क्लियर है? रीजन लिख लीजिए। पर्पस हेडिंग है ये आपका, जिसको हम कल स्टार्ट करेंगे। पर्पस behind enacting section 11 under Hindu Marriage Act 1955, ब्रैकेट में लिख दीजिए, दो नो सब्सटेंटिव रेमेडी has been given, though no substantive remedy has been given। क्लियर है? ये हम कल स्टार्ट करेंगे बेटा। जो आज के लिए मैंने आप जजमेंट सेलेक्ट की है,
बेटा ये जजमेंट का नाम है, एक मिनट, यस ये जजमेंट का नाम है, नोट कर लीजिए। जजमेंट हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर ही है, आप ये नोट कर लीजिए। श्रुति कौशल बिष्ट वर्सेस कौशल आर बिष्ट, नोट कर लीजिए। साइटेशन में आपको दे रही हूं, साइटेशन में आपको दे रही हूं, साइटेशन नोट कर लीजिए। 2020 10 वॉल्यूम 10 है, वॉल्यूम 10 SCC 725 लीगल प्रोविजंस लिखिए, कौन कौन से डिस्कस हैं। लीगल प्रोविजन लिखिए। सेक्शन 21, यस बोलिए शेफाली। मैम एक बार साइटेशन रिपीट कर दीजिए। यस 2020 वॉल्यूम 10 SCC 725 2020। बेटा आपको ये जो PPT है ना, आपको ये शेयर की जाएगी, तो आपको जो हम डिस्कस कर रहे हैं आप सिर्फ कंसेप्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू भी आपके बेरेक पर मार्क कर लेना। आप PPT में से फिर वो रेलिवेंट वो ले सकते हैं, अदरवाइज आप इसको अपने खुद भी खोलते हैं, मैं आपको पैराग्राफ बता दूंगी जो इसमें रेलिवेंट है, वो यहाँ शो करेगा, तो आप उसमें भी वो देख सकते हैं। क्लियर है प्लीज? तो आपको वैसे PPT डिलीवर हो जाएगी आपके ग्रुप में भी और आपके चैट्स में भी, तो वहां आपको वो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्लियर है? बट साइटेशन नोट कर लीजिए बेटा, साइटेशन नहीं है। 2020 वॉल्यूम 10 SCC 725 बेटा फैक्ट्स लिख लीजिए, क्योंकि फैक्ट्स ब्रीफ में आपको पता होने चाहिए कि क्या प्रॉब्लम थी। हस्बैंड फाइल्ड पिटीशन फॉर डाइवोर्स, husband filed petition for divorce on 7/5/2019 7/5/2019 before family court Pune Maharashtra। आफ्टर रिसिप्ट ऑफ नोटिस, वाइफ को जब आप सुन लीजिए, जब वाइफ को नोटिस मिला ना बेटा, उसके बाद उसने ना ट्रांसफर का पिटीशन फाइल किया कि मैंने रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स के लिए केस फाइल किया है। तो वहां पर दिल्ली में हस्बैंड ने महाराष्ट्र पुणे में कराया महाराष्ट्र में, और वाइफ ने दिल्ली में किया था। तो वाइफ ने कहा कि महाराष्ट्र से दिल्ली शिफ्ट कर दो, तो फिर हस्बैंड ने कहा कि मेरे फादर को पैरालाइज्ड है, मदर को कोई सर्विकल प्रॉब्लम है, तो वो आ नहीं सकते, तो वाइफ के मैं खर्चे भत्ते का पूरा इंतजाम कर दूंगा, जो भी एक्सपेंसेस बियर करेगी, तो उसको ही ट्रांसफर महाराष्ट्र कर दो। कोर्ट कहता मेंटेनेंस तो दे नहीं रहा अभी तक, तूने कहीं इस चीज का जिक्र नहीं किया मेंटेनेंस का। अब जब उसने ट्रांसफर की पिटीशन डाल दी, अब आप मेंटेनेंस देने वाले बन गए हो। कोर्ट ने ना उसका रिजेक्ट कर दिया। फिर उसने कहा कि लीगली गलत है रिजेक्शन। उसने 21 और 21 नहीं, अभी हम इसको रेफर करेंगे, वहां उसने फिर वो रेफर किया। तो मेन जो इश्यू है ना, वो हम लिख रहे हैं कि रियलिटी में इश्यू क्या था। ग्राउंड्स को डिस्कस नहीं कर रहे, क्योंकि आपका सब्सटेंटिव लॉ को इंटरप्रेट किया है विद प्रोसीजरल लॉ, ये इंपॉर्टेंट है। सब्सटेंटिव लॉ को इंटरप्रेट किया विद सेक्शन 25 ऑफ CPC, जो ट्रांसफर ऑफ केसेस के साथ डील करता है। तो हस्बैंड कह रहा था कि यहाँ अप्लाई करेगा 21 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट। कोर्ट ने कहा नहीं, 25 की जुरिस्डिक्शन आप नहीं रोक सकते। 21 और 21 ने वो उसको एक्सक्लूड नहीं कर रहे, उन्होंने फिर रीजंस बताए। क्लियर है? एक बार अपनी रीड कर बेटा, क्या लिखे। Husband filed petition for divorce on 7/5/19 before family court Pune Maharashtra after receipt of notice, after receipt of notice in the said petition, the wife came up with transfer petition in the first week of
ट्रांसफर बेटा, कि कोर्ट ट्रांसफर कर दो केस वहां से यहाँ पे। हाँ, ट्रांसफर पिटीशन in the first week of July 2019. Thereafter, wife filed petition for restitution of conjugal rights before Family Court Saket, before Family Court Saket in New Delhi, before Family Court Saket in New Delhi on 15/7/2019. 15/7/2019. Upon receipt of the notice, upon receipt of the notice in the said petition, husband has come up with transfer petition. हस्बैंड ने, वाइफ ने कहा इधर ट्रांसफर कर दो, हस्बैंड कह रहा है उधर ट्रांसफर कर दो। वाइफ के ग्राउंड्स लिखिए, वाइफ ने क्या ग्राउंड्स दिए। उसने कहा पुणे से न्यू दिल्ली करो, पुणे टू न्यू दिल्ली, वाइफ डैश पुणे टू न्यू दिल्ली, ग्राउंड्स लिख लीजिए। नो इंडिपेंडेंट सोर्स ऑफ इनकम, नो इंडिपेंडेंट सोर्स ऑफ इनकम, and husband not paying even maintenance to her, husband not paying even maintenance to her. हस्बैंड अपोज कर रहा है, कह रहा है न्यू दिल्ली टू पुणे, न्यू दिल्ली से पुणे कर दो। रीजन, father suffering from seizures and asthma, father suffering from seizures and asthma, mother has undergone a cervical biopsy, mother has undergone for cervical biopsy, not possible for him, not possible for him to travel to Delhi, to travel to Delhi. बेटा अपना बेरेक्ट निकालिए, बेरेक्ट निकालिए। यस, बेरेक्ट निकालिए। सेक्शन 21, सेक्शन 21 शेफाली रीड कर बेटा। सेक्शन 21, Section 21, Application of Act 5 of 1908. यस, Subject to the other provisions contained in this Act and to such rules in the as the High Court may make in this behalf, all proceeding under this Act shall be regulated as far as by the Code of Civil Procedure 1908. जो बेटा आपका मेन है वो है सब्जेक्ट टू अदर प्रोविजंस कंटेन्ड इन दिस एक्ट, और उसके बाद है ऑल प्रोसीडिंग्स। जो आपका ये है ऑल प्रोसीडिंग्स शेल बी रेगुलेटेड एज फार एज पॉसिबल बाय सीपीसी। अब जो इसमें है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमने कहा है कि ज्यूरिसडिक्शन वाला जो चैप्टर है 19 to 22, जहां उसके प्रोविजंस हैं वो अप्लाई कर जाएगा। जहां पर जो प्रोविजन के लिए प्रोसीजरल यहाँ पर जगह नहीं बनाया, लॉ नहीं बनाया, वहां क्या अप्लाई करेगा, सीपीसी। जिस जैसे ज्यूरिसडिक्शन का आपके अंडर यहाँ सेक्शन 19 में बना दिया वो अप्लाई कर जाएगा। पर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिन्होंने प्रोविजन नहीं है, देन दोज विल बी रेगुलेटेड बाय सीपीसी, दोज विल बी रेगुलेटेड बाय सीपीसी। जैसे अब सूट माइनर ने फाइल करना है, यहाँ नहीं है। बहुत सारे ऐसे प्रोविजन है
जैसे एग्जीक्यूशन कराना है, यहाँ नहीं है तो हमें वहीं जाना पड़ेगा, तो वो सीपीसी अप्लाई करेगा। उसके बाद बेटा सेक्शन 21A निकालिए। शेफाली रीड कर बेटा। Section 21A, power to transfer petition in certain cases. बेटा अभी हम ना सबसेक्शन 1 को बाद में रेफर करेंगे, पहले हम सबसेक्शन 2 को रेफर कर रहे हैं। बेटा इसमें ना आप लिख लीजिए नोटबुक में, हस्बैंड हस्बैंड husband placed heavy reliance on section 21 subsection 2 clause B. सेक्शन 21A, सेक्शन 21 कैपिटल ए है प्रोविजन, सेक्शन 21 कैपिटल ए सबसेक्शन 2 क्लॉज बी। शेफाली बेटा रीड कर। मैम क्लॉज बी रीड करूं डायरेक्ट? जो रेड है ना वो रीड कर बेटा, जो रेड है। If the petitions are presented to different district courts, the petition presented later. वाइफ ने फाइल किया है दिल्ली में और हस्बैंड ने पुणे में। पहले किसने फाइल किया? हस्बैंड ने। बाद में फाइल किया वाइफ ने। जब हस्बैंड ने फाइल किया, वाइफ ने ट्रांसफर पिटीशन लगाया और उसने साथ के साथ आरसीआर फाइल किया, और जब वाइफ का नोटिस आया तो हस्बैंड ने भी ट्रांसफर पिटीशन लगाया, और हस्बैंड ने हेविली सेक्शन 21 सब ए सबसेक्शन 2 क्लॉज बी पर रिलाई किया। बेटा रीड करो। If the petitions are presented to different district courts, the petition presented later shall be transferred to the district court in which the earlier petition was presented, and both the petitions shall be heard and disposed of together by the district court in which the earlier petition was presented. अब आप बताइए, जब हमने ये रूल अप्लाई किया किसके फेवर में होना चाहिए केस? हस्बैंड। हस्बैंड ने कहा, प्रोविजन कहता है बेटा ये होता है क्लोज स्क्रूटनी ऑफ लीगल प्रोविजन। आपने बी तो रीड कर लिया, पर आपने ओपनिंग क्लॉज रीड नहीं किया, और वो ओपनिंग क्लॉज क्या था? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि सेक्शन की एप्लीकेशन क्लॉज बी तो बाद में अप्लाई करेगा, पहले क्या है? इन अ केस वेयर सबसेक्शन 1 अप्लाइज। क्लियर है? ये प्लीज आप लिख लीजिए, ये आपको पता होना चाहिए। but husband has overlooked the opening phrase of section 21 capital A, that is, in a case where subsection 1 of section 21A is applicable, only then the question of applicability of section 21A, capital A है ना बेटा, 21A subsection 2 clause B would arise. Section 21 capital A subsection 2 clause B would arise. Therefore, we are firstly referring to section 21A. बेटा रीड कर बेटा। Where a petition under this act has been presented
to a district court having a jurisdiction by a party to marriage, praying for divorce for judicial separation under section 10 or for decree of divorce under section 13. आगे B. Another petition under this act has been presented thereafter by the other party to the marriage, praying for a decree for judicial separation under section 10 or for decree of divorce under section 13 on any ground, whether in the same district or in different district court, in the same state or in different state. अब इसमें है यस अब इसमें बेटा जब हमने कहा यहां पर हमने कहा जो ये वाला है यहां पर हस्बैंड ने पहले फाइल किया, हस्बैंड ने पहले किसके लिए फाइल किया, डाइवोर्स के लिए, यहां पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर जो उसका लेटर पार्ट है, लेटर पार्ट क्या मैरिज है, लेटर पार्ट ये इंपॉर्टेंट है। यस ये इंपॉर्टेंट है। other party to the marriage praying for a decree for judicial separation under section 10 or for a decree of divorce under section 13 on any ground, क्या यहां पर अप्लाई करेगा? यस ये इंपॉर्टेंट है। यहां पर दूसरी पार्टी ने 10 या 13 में पिटीशन ही फाइल नहीं किया, यहां पर किसके लिए पिटीशन फाइल हुए, आरसीआर के लिए। इसमें लिखिए सेक्शन 21A सबसेक्शन 1 सेक्शन 21A सबसेक्शन 1 Clause B specifically provides that the other party to marriage must file petition for JS under section 10, for JS under section 10 or divorce under section 13. But in the present case, wife has not filed petition. Wife has not filed petition for either of the relief. Rather, she has filed petition किसके लिए? For restitution of conjugal rights. Therefore, the question of applicability of Section 21A, subsection 2, clause B does not arise. अब जो वाइफ ने ट्रांसफर के लिए पिटीशन फाइल किया था बेटा, दैट इज अंडर सेक्शन 25 ऑफ सीपीसी, जो आपका ट्रांसफर ऑफ पिटीशन के साथ डील करता है। और जो रेलेवेंट प्रोविजन है सबसेक्शन 1, वो रीड कर शेफाली, ये आपका सीपीसी का सेक्शन 25 है, रीड कर बेटा इसको। On the application of a party and after notice to the parties and after hearing such of them as desire to be heard, the Supreme Court may at any stage, if satisfied that an order under this section is expedient for the ends of the justice, direct that any suit, appeal or other proceedings be transferred from High Court or other civil courts in one state to High Court or civil court in any other state. हाई कोर्ट टू हाई कोर्ट हो रहा है इसमें,
एक हाई कोर्ट से आप दूसरे अब उसको कर रहे हैं। तो जब हमने बात की है तो इस केस में उन्होंने कहा, क्योंकि डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट था ना, तो रिस्पेक्टिव जो हाई कोर्ट्स हैं, अब उन्होंने कहा है, अब इन्होंने कहा पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट टू ट्रांसफर सूट्स, क्योंकि वो तो हिंदू मैरिज एक्ट था। अब हमने सेक्शन 25 में ये पावर किसको दी है? सुप्रीम कोर्ट को। तो वो क्या कह, वाइफ हस्बैंड कहता कि मुझको तो सब्सटेंटिव लॉ अप्लाई करता है, तो जहां पर कंफ्लिक्ट है बिटवीन सब्सटेंटिव लॉ एंड प्रोसीजरल लॉ, क्या प्रिवेल करेगा? सब्सटेंटिव लॉ। पर सुप्रीम कोर्ट कहता तेरा सब्सटेंटिव लॉ तो तुझको अप्लाई नहीं कर रहा, क्योंकि वाइफ ने पिटीशन जो कि रिक्वायरमेंट है उस सेक्शन की, जुडिशियल सेपरेशन या डाइवोर्स के लिए फाइल ही नहीं की, तो 21A सबसेक्शन 2B का तो क्वेश्चन ही राइज नहीं होता। तो इसलिए ये कहना कि 25 एक्सक्लूड करता है वो एक्सेप्टेबल नहीं है। क्यों? वहां पर 21A आ जाता है कि जिस चीज के लिए, जिस प्रोसीजर के लिए हमारे हिंदू मैरिज एक्ट में प्रोविजन नहीं है, वो कौन रेगुलेट करेगा? हमारा सीपीसी। और इसको ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने फिर ये उसमें उन्होंने जजमेंट, यस, शिफाली सेक्शन 10 से यहां रीड करना स्टार्ट कर बेटा। सेक्शन, ये 10 पैराग्राफ है, इसको रीड कर बेटा। Subsection 1 of Section 2021 capital A deals with the situation where one party to a marriage has filed a petition either for judicial separation under Section 10 or for a decree of divorce under Section 13 before a district court having jurisdiction, and thereafter other parties to the marriage files a petition either under Section 10 or under Section 13 before the same district court or in a different district court in the same state or in a different state. Such Yes. type of cases covered for subsection. ये इम्पोर्टेंट है, ये रीजनिंग दी है सुप्रीम कोर्ट ने, ये रीड कर बेटा। Such types of cases covered by subsection 1 are required to be dealt with in the manner specified in subsection 2. Subsection 1 पे अप्लाई करना चाहिए। आगे बेटा। Subsection 2 of Section 21A has no independent existence. The horse subsection 1. आप सबसेक्शन 2 को सेग्रीगेट नहीं कर सकते फ्रॉम सबसेक्शन 1, क्योंकि प्रोविजन की ओपनिंग में लिखा हुआ है सब्जेक्ट टू द वेयर द केस इज फॉलिंग अंडर सबसेक्शन 1। आगे रीड कर बेटा। A combined reading of subsection 1 and 2 would show that the procedure prescribed by subsection 2 applies only to situations covered by subsection 1। और सबसेक्शन 1 में क्या है कि दूसरी पार्टी जो वाइफ ने लेटर पॉइंट ऑफ टाइम फाइल किया वो या तो जुडिशियल सेपरेशन के लिए होनी चाहिए, डाइवोर्स के लिए, पर यहाँ पर उसने किसके लिए फाइल की है? रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स। बेटा रीड कर। In the case on hand that was filed by the husband, first in point of time was a petition for divorce, and hence his case may fit into clause A of subsection 1 of section 21A. But unfortunately for him, what was filed by the wife later in point of time was only a petition under section 9 and not a petition either under section 10 or under section 13 of Hindu Marriage Act. Thus, the wife's petition, though subsequent in point of time, does not fall under clause B of subsection 1 of section 21A. As a consequence, subsection 1 of section 21A has no application to the case on hand as the preconditions stipulated therein are not satisfied. Read kar beta. In any case, section 21A of Hindu Marriage Act does not divest this court of the power available under section 25(1) of the Code of Civil Procedure 1908. In Guda Vijay Lakshmi versus Guda Ramchandra Shekhar Shastri, this court rejected the contention that substantive provision contained in section 25 CPC is excluded by the reason of section 21 of Hindu Marriage Act 1955. The word subject to the other provisions contained in this act appearing in section 21 of Hindu Marriage Act 1955 were construed by this court
to indicate only those provisions which are inconsistent with any of the provision of the Act. The only test prescribed in Section 25, Clause 1 of CPC for exercise of the power of transfer of this court is expediency for the ends of justice. इसलिए Therefore, जो हस्बैंड के पार्ट पर जो आर्गुमेंट था वो सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया और सुप्रीम कोर्ट कहा द ऑफर मेड बाय द हस्बैंड टू मीट द ट्रेवल एक्सपेंसेस फॉर द वाइफ टू डज नॉट अपील टू मी as she may have to travel a distance of more than 1,000 kilometers every time. When the contention that the wife is unemployed and her claim that though no maintenance is paid are not seriously disputed, the offer now made by the husband does not convince me. In the view of the above, the transfer petition filed by the wife is allowed, and accordingly the divorce petition transferred from Family Court Pune, Maharashtra to Principal Judge Family Court Saket, New Delhi. इसलिए जो सुप्रीम कोर्ट ने सेक्शन 25 को अप्लाई किया बिकॉज इट इज नॉट इन एनी वे इन कंफ्लिक्ट विद सेक्शन 21 एंड 21A ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट 1955. ठीक है बेटा, इसके साथ हम लेक्चर खत्म कर रहे हैं. आपको जो पीपीटी है ये मैं आपके साथ शेयर कर लूंगी. कोई डाउट हो तो फिर आप वो कल पूछना. थैंक यू बेटा, थैंक यू.